Good morning, all of you. In surface chemistry, today we will study about the protection of colloid. How we will protect colloid and why we will protect colloid and what is the process of protection of colloid and which type of material is useful for the protection of colloid. Okay? आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड पढ़ेंगे। तो आखिर ये प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने कोएगुलेशन पढ़ा था। एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेने के बाद हम लोग को ये डर रहता है कि कहीं भी अगर थोड़ा सा कहीं से इलेक्ट्रोलाइट बाहर से आ गया तो वो कोएगुलेट कर जाएगा, या कहीं फ्रिक्शन हो गया जिसकी वजह से चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, डिसोसिएशन एसोसिएशन हो गया जिसकी वजह से चार्ज आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हमें इस बात का डर रहता है कि सपोज करो कि हमने कहीं पेप्टाइजेशन किया और पेप्टाइजेशन करके हमने इसको चार्ज के रूप में बना लिया, मीन्स हम इसको न्यूट्रल तो बना लिए, ठीक है, इसको न्यूट्रल बना करके हमने प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब अभी ये कोलाइडल स्टेट में पड़ा हुआ है, ये पार्टिकल इसी स्टेट में पड़ा हुआ है। लेकिन डर किस बात का है? डर इस बात का है कि इधर चारों तरफ निगेटिव है और कहीं से पॉजिटिव आ गया, कहीं से पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट या कहीं से कोई भी अपोजिट चार्ज आ गया तो ये बाहर वाली लेयर तो गायब हो जाएगी, और बाहर वाली लेयर गायब होते ही कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम किसी तरह से हमने सॉल्यूशन तो बना लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया, और बनाने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है कि हमें प्रोटेक्शन करना है तो क्या करना होगा? प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा, ये तो पता लग गया कि अगर कोई भी हाइड्रोफोबिक सॉल्व को कोलाइडल स्टेट में लाए हैं, हाइड्रोफोबिक सॉल्व बनाए हैं, तो उस कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो किसी भी कंडीशन में कभी भी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे कि अगर हमने अचार तो बना लिया तो उसको प्रिजर्व करना जरूरी है, तो समय समय पर उसके अंदर ऑयल और सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? डर तो रहता है कि कहीं अगर इसके अंदर का ऑयल वगैरह खत्म हो गया तो कम हो गया तो ये खराब हो सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम थोड़ा सा सिरका मिला देते हैं तो वो पड़ा रहता है। उसी तरह से यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक सॉल्ट है उसके कभी भी डिस्ट्रॉय होने के चांस बने रहते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोफिलिक सॉल्ट डाल देते हैं, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट जो है क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और किसी भी कोलाइड के प्रोटेक्शन को अगर हमें मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए हम गोल्ड नंबर, एक अमाउंट होता है जिससे ये पता लगता है कि कितना हम लायोफिलिक सॉल्ट डालेंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि लायोफिलिक सॉल्ट क्यों डालते हैं? अगर हमने फॉर एग्जांपल अब ये हमने जो है कि न्यूट्रल बना लिया और इसके चारों तरफ एक लेयर हमने लायोफिलिक की चढ़ा दी, इसके चारों तरफ ये लायोफिलिक है, लायोफिलिक लायोफिलिक है ये, और ये हमारा था लायोफोबिक फोबिक, और ये हमारा बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहां हमने लायोफिलिक क्यों मिलाया? लायोफिलिक मिलाने के पीछे बस सिंपल सा रीजन, इसका जो सॉल्वेंट के लिए इंटरेक्शन है बहुत तगड़ा है। तो अगर एक बार ये लेयर किसी सॉल्वेंट के अंदर जो है लायोफोबिक सॉल्ट के ऊपर बना लेगा तो वो जल्दी टूटेगा नहीं,
अब उसके लिए भी निर्धारित करना पड़ता है कि कितना हमें अमाउंट उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो आज हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड में देखेंगे कि लायोफिलिक कोलाइड किस तरह से हेल्प करता है लायोफोबिक कोलाइड को कोएगुलेट होने से बचने में। ठीक है, और इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे, ओके, उसको हम लोग देखेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लायोफिलिक सॉल्ट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक फोबिक सॉल्ट from the effect of external electrolytes due to positive interaction between lyophilic salt and dispersion medium we use lyophilic salt to protect कोलाइड। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन के कारण जो है कि हम इसको यूज करते हैं। आई बात समझे? ठीक है, तो जो आगंतुक लोग अभी को आ रहे हैं, भीड़ में पीछे रह गए थे, एक बार फिर से सुन लें कि टाइम से आ जाया करें क्लास में। अब यहाँ पे देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड हम पढ़ रहे हैं, और किसी कौन सी कोलाइड को हम प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे? लायोफोबिक को। क्यों प्रोटेक्ट करेंगे लायोफोबिक? क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि ये किसी भी तरह से किसी कंडीशन में बिगड़ सकता है, वापस जो है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग हो सकते हैं। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लायोफिलिक सॉल्ट, और ये लायोफिलिक सॉल्ट प्रोटेक्ट करता है लायोफोबिक सॉल्ट को। किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करता है। आई बात समझे? और ये क्यों करता है? क्योंकि इसका एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। ठीक है, इस वजह से इसको ये प्रोटेक्ट कर पाता है। अब ये प्रोटेक्शन जो होता है कोलाइड का, उसको मेजर किया जाता है गोल्ड नंबर में। और गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर मिलीग्राम में कितना या मिलीलीटर में कितना हम लायोफिलिक सॉल्ट ऐड करेंगे, जो है कि लायोफोबिक सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट से। यही होता है गोल्ड नंबर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे की लाइन हम लिखे तो समझ में आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो इसको इरेज कर देते हैं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम हट गए हैं। ठीक है, जब तक हम बोर्ड पे लिखते रहे तब तक कोई नोट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक, लायोफिलिक सॉल्व is measured in gold number, गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? गोल्ड नंबर को हमको डिफाइन करना है तो गोल्ड नंबर का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर हम गोल्ड मिलाएंगे, हम इसमें जो है कि गोल्ड सॉल्व को एग्जांपल के रूप में लिए हैं, तो गोल्ड सॉल्व को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट इज द amount of lyophilic salt in milligram to protect 10 ml of gold salt from 1 ml of 10% NaCl solution। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग पावर जो होता है लायोफिलिक सॉल्ट का मेजर किया जाता है गोल्ड नंबर से, और ये गोल्ड नंबर क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम, इन मिलीग्राम टू प्रोटेक्ट 100 ml ऑफ गोल्ड। 100 ml गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम हम लायोफिलिक सॉल्ट को ऐड करेंगे? ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम 10%, 1 ml of 10% NaCl, 1 ml of 10% NaCl solution। ओके, तो इस तरह से हम जो है कि इसको कहते हैं गोल्ड नंबर। एक बार फिर से बता देते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट in milligram to protect 10 ml of gold from 1 ml of 10% NaCl solution। ये गोल्ड नंबर एक अमाउंट है लायोफिलिक सॉल्ट का मिलीग्राम में, जो कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करता है। किससे? 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन से। यानी 10% NaCl सोल्यूशन का 1 ml अगर डालते हैं तो वो उससे जो है कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना हमें डालना पड़ेगा मिलीग्राम में, वही गोल्ड नंबर होगा। ठीक है,
यानी सीधे सीधे ऐसे शब्दों में कह सकते हैं कि हमको जो है कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करना है 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन से। है बात समझे? तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम लायोफिलिक सॉल्ट डालेंगे कि वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे गोल्ड नंबर। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। ठीक है, एक बार सारी चीजें फिर से समराइज कर देते हैं कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड की जरूरत क्यों है। स्क्रीनशॉट सबको ले लो पहले, तब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? ठीक है, ओके। वीडियो को भी पॉज करके बाद में यूट्यूब पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमें जो है कि प्रोटेक्शन करना है कोलाइड का। किस कोलाइड का प्रोटेक्शन करना है? लायोफिलिक को तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, लायोफिलिक तो अपने आप प्रोटेक्ट है क्योंकि वो वहां पे पॉजिटिव इंटरेक्शन है। हमें किसे प्रोटेक्ट करना है? लायोफोबिक को, क्योंकि वो जल्दी कोलाइडल सॉल्व में कन्वर्ट होगा नहीं। तो हमें वहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अंदर जो नेगेटिव इंटरेक्शन है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव इंटरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व। तो वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट मेथड देखे थे उसको प्रिपेयर करने के लिए। अब प्रिपरेशन करने के बाद प्रॉब्लम क्या हो गई कि कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई। इम्प्योरिटी आ गई तो उसको हमने प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोगों ने किया वहां पे। अब इन सब करने के बाद अब डर ये है कि कहीं फिर से लायोफोबिक जो है कि सॉल्व फिर से बिगड़ ना जाए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग ना हो जाए। तो हमें मेन लायोफोबिक सॉल्व को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? सबसे ज्यादा डर तो इलेक्ट्रोलाइट का है कि कहीं से भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा आ गया तो वो तुरंत कोएगुलेट कर जाएगा। तो हमें प्रोटेक्ट करना है लायोफोबिक सॉल्व को कोएगुलेशन से, कोएगुलेशन होने से बचाना है। तो उसको हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बचाने के लिए एक ही चीज है, वो है लायोफिलिक सॉल्व। लायोफिलिक सॉल्व हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि लायोफिलिक सॉल्व में जो है डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। उस पॉजिटिव इंटरेक्शन के कारण जो है कि आसानी से सोल्यूशन में आ जाता है, तो वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसमें होगा क्या कि जब हम लायोफिलिक सॉल्व, अब इसको इरेज करते हैं, जब हम इसमें लायोफिलिक सॉल्व को ऐड करेंगे तो सपोज कि ये हमारा लायोफोबिक डिस्पर्स पार्टिकल था डिस्पर्सन मीडियम में, जिसके ऊपर पेप्टाइजेशन करने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर इसके ऊपर बन गई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इस तरह से ये कोलाइडल सॉल्व बन के तैयार हो गया। यानी इसी तरह से जितने भी पार्टिकल होंगे उन सारे पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा और उसके ऊपर एक अपोजिट चार्ज आएगा। अब ये सॉल्व तो बन गया, लेकिन डर एक बात का है। डर किस बात का है? कि इसके बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज है। अगर अब हमने ऐसा कर दिया कि कहीं से इलेक्ट्रोलाइट, इतना भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया, तो अगर पॉजिटिव आयन कुछ हायर वैलेंसी के चले गए, हार्डी और शुल्ज के रूल में हमने देखा था कि जितना कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोआगुलेशन कराएगा। तो अगर हैवी चार्ज वाले कैटायन चल गए +3+4 तो कम मिलेगा, +3 स्टेट वाले मिल गए तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को कोआगुलेट करेंगे। अब हमें उनसे प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लायोफिलिक सॉल्ट डालेंगे और इस लायोफिलिक सॉल्ट क्या करेगा? उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। अब ये एक न्यूट्रल लेयर बन गई है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी बस ये हो गया कि पूरे चार्ज को ढक लिया, पूरे चार्ज को ढक लिया। जैसे मास्क लगा ले रहे हो तो वायरस बाहर रह जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे अगर कवर कर लिया, इसको मैंने मास्क पहना दिया तो कोई इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा।
अब अगर अफेक्ट नहीं डालेगा तो इस चीज को हम मेजर कैसे करेंगे? तो लायोफिलिक सॉल्व के प्रोटेक्टिंग पावर को, कितना उसके अंदर पावर है, उस प्रोटेक्टिंग पावर को हम गोल्ड नंबर से मेजर करते हैं। क्वेश्चन होगा कि गोल्ड नंबर ही क्यों, सिल्वर नंबर क्यों नहीं ले लिए, प्लैटिनम नंबर क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है कि गोल्ड को ही यूज किया गया था, गोल्ड सॉल्व ज्यादा अनस्टेबल पाया गया था और किसी पे इतना काम नहीं किया गया होगा, इसलिए गोल्ड नंबर लिया गया। तो अब इसमें जो है कि गोल्ड नंबर को डिफाइन करने के लिए क्या बताया गया कि गोल्ड नंबर एक मिनिमम अमाउंट है मिलीग्राम में लायोफिलिक सॉल्ट का, जो कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करेगा किससे? 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन से। यानी अगर हम लायोफिलिक सॉल्ट अंदर ऐड कर दिए, अब उसके बाद गोल्ड सॉल्ट में यानी कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट में हमने लायोफिलिक सॉल्ट कुछ अमाउंट में डाल दिया, तो वो अब 1 ml 10% NaCl से उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। इस तरह से हमारा हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हमने गोल्ड नंबर भी देख लिया, आई होप अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एक हमारा है इमल्सन। इमल्सन क्या है? लिक्विड लिक्विड जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। कोर्स में तो इसको हटा दिया गया है, लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है किसी कंपटीशन में इसको नहीं हटाया गया होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है, हम ज्यादा इसमें चूंकि हटाया गया है तो ज्यादा इसमें नहीं बोलेंगे। इमल्सन, इमल्सन क्या है? ये कोलाइड है, कोलाइडल सॉल्यूशन in which disperse phase and dispersion medium both are in liquid state, दोनों जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ये हमारा होता है इमल्सन। अब इमल्सन को हम बनाते कैसे हैं, इमल्सन कैसे बनाते हैं? तो जैसे हम पेप्टाइजेशन करके कोलाइडल सॉल्ट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे इमल्सन कराते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो इमल्सन होता है, जो लिक्विड यहाँ पे होती है, दोनों स्टेट जो लिक्विड होते हैं, तो इसमें दो तरह का इमल्सन बनता है। एक तो इमल्सन होता है इमल्सन ऑयल इन वाटर। ठीक है, ऑयल इन वाटर, इसको हम लिख सकते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन। और दूसरा इमल्सन हमारा होता है इमल्सन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में हमें एक ही चीज नजर आ रही है कि चाहे तेल को पानी में मिलाओ, चाहे पानी को तेल में मिलाओ, दोनों नहीं मिलने वाले हैं। अब दोनों नहीं मिलने वाले हैं तो हमें इमल्सन के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे पेप्टाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही थी पेप्टाइजेशन के लिए, और पेप्टाइजिंग एजेंट वहां पे क्या था? वो एक इलेक्ट्रोलाइट था। उसी तरह से हमें इमल्सन प्रिपेयर करने के लिए हमें इमल्सीफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो इमल्सीफाइंग एजेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मिल्क के केस में लेते हैं, मिल्क के केस में, ठीक है, इसको नोट कर लो सब कोई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर दिख रहा है यहाँ पे तो इसका एग्जाम्पल मिल्क हो जाएगा। फिर अभी समझा देते हैं क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है, नहीं मिल्क है और क्रीम वाइनिशिंग क्रीम है, वाइनिशिंग क्रीम, क्रीम, ठीक है। और इसका जो ये बटर इसका एग्जाम्पल है, बटर और जो अदर क्रीम होते हैं एंड क्रीम, बस एग्जाम्पल लिख लो। इसको हम इरेज करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे ऑयल और प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, और प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन we use emulsifying agent, emulsifying agent which help to mix disperse phase and dispersion medium, dispersion medium, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे हमें लेना है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, यानी एक तरह का ये लायोफोबिक सॉल्ट है। तो अब इसको हमें बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इमल्सिफाइंग वर्ड यूज क्यों किया गया है? इमल्सिफाइंग वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इमल्सन, ठीक है। अगर पेप्टाइजेशन पढ़ते तो वहां पर आता हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट, आई बात समझे, वहां हमारा होता पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब एक इसको नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में हम सबसे अच्छा हमारे लिए एग्जाम्पल होगा, एक तो होगा मिल्क। मिल्क, मिल्क में क्या है? वाटर है डिस्पर्सन मीडियम के रूप में, और इसके अंदर फैट है, यानी जो घी होता है फैट, डिस्पर्स फेज के रूप में। हमारा ये है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, और ये हमारा डिस्पर्स फेज है, फेज, ठीक है। और डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को आपस में मिलाने के लिए कैसे ये मिल्क में कन्वर्ट होगा, मिल्क में, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में केसीन यूज करते हैं, ठीक है। केसीन, केसीन क्या होती है? मिल्क प्रोटीन होती है, इसको मिल्क प्रोटीन, ठीक है। केसीन होती है मिल्क प्रोटीन। तो यहाँ पे वाटर और फैट को आपस में मिलाए रखने के लिए केसीन यूज करते हैं, जिसको जिसके थ्रू जो है मिल्क बन जाता है ये, और ये मिल्क
को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है वो मिल्क प्रोटीन है। यहाँ पे केसीन हमारा है इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। लेकिन अब कुछ अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि प्रोटेक्टिंग कोलाइड, कोलाइड को प्रोटेक्ट करना है, यहां भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लैक्टोज मिला रहता है, नेचुरल लैक्टोज, लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है, एक तरह से शुगर है ना, मिल्क शुगर। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है। और मिल्क शुगर जो है वाटर सॉल्युबल होता है, शुगर तो वाटर सॉल्युबल है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लायोफिलिक हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये प्रोटेक्टिंग है, ये प्रोटेक्टिंग। अब इसी को बता के प्रोटेक्टिंग, अब इसी को बता के यहाँ पे फिनिश करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि इमल्सन क्या होता है, इमल्सन जो होता है लिक्विड लिक्विड का एक मिक्सचर होता है जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। और इसमें दो तरह का होता है, एक तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। एक होता है ऑयल इन वाटर जो कि हमारा मिल्क है और क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम है। और दूसरा हमारा है वाटर इन ऑयल, तो जो हम बटर यूज करते हैं उसके अंदर साल्ट मिला होता है, साल्ट इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में थोड़ा साल्ट मिला होता है। क्रीम जो होता है वो भी हमारा जो एक तरह का वाटर इन ऑयल है, ठीक है। कभी बटर को ऐसे ओपन अगर छोड़ देते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, थोड़ा देर के बाद देखेंगे तो ड्रॉपलेट्स आ जाती है। और बटर यूज करने में हल्का नमकीन सा होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने अभी अभी देखा कि प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ऐसे क्लोराइड को जिसमें कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटेक्टिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। तो पहले तो हम यहाँ पे वाटर और फैट को, जैसे एग्जांपल हमने मिल्क का लिया, तो वाटर और फैट को आपस से मिलाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में केसीन ले लिया। अब ये केसीन की मदद से मिल्क बन के तैयार होगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लैक्टोज डाल दिया, ये नेचुरल लैक्टोज है, मिल्क शुगर जिसको कहते हैं, जो कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया इमल्सन, उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है और टाइप ऑफ इमल्सन देख लिया। अब आप लोग को एक चीज पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड का एप्लीकेशन लास्ट चैप्टर में मेंशन जरूर करना है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर कहोगे तो कल हम इसको जरूर पढ़ा देंगे, ठीक है। आज जो इतने लोग आए हैं, अब यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट